हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। मैं राजवीर सिंह और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि कई दिनों तक या फिर यूँ कहें कि लगभग 1 वर्ष तक लगातार हमारा YouTube चैनल जो है ना, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अचेत अवस्था में था। ना हमने ध्यान दिया, ना हमने कभी प्रयास किया कि चैनल को लगातार आप लोगों के संपर्क में रखा जाए। फिर से एक बार इसी चैनल को आप लोगों के माध्यम से पुनर्जीवित करने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारा इस प्रयास में सहभागी बनेंगे। चलो आज शुरू करते हैं अपने एक नया टॉपिक। और भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे शुरुआत से 0 से लेकर के अंतिम चरण तक हम इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की परिभाषा की। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास में किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, किन घटनाओं को। देखो, इतिहास हमेशा समय के आधार के ऊपर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इतिहास में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, एक बार वो चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे देखना। पहली बात कि इतिहास हमेशा अतीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अतीत की घटनाओं को इतिहास में शामिल किया जाता है। कौन सी घटनाओं को? अतीत की घटनाओं को। दूसरी, इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इतिहास में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता। बिना क्रमबद्धता के इतिहास नहीं हो सकता। सीक्वेंस तो होना ही होना चाहिए इतिहास में। इसके अलावा साक्ष्य, या फिर मैं कह सकता हूं कि प्रमाण। क्या होने चाहिए? प्रमाण। अरे हम कोई भी बात करते हैं, समझना मेरे भाइयों। मैंने कहा कि ऐसे 20 साल पहले मैंने ये काम किया था, ये मेरे दादाजी ने ये काम किया था। मैं कह दूँ कि साहब मेरे दादाजी ने तो भारत की जो है आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आप लोग कहोगे नहीं गुरुजी लाम भी फेंक दिए, तो कोई प्रमाण है आपके पास? क्यों मांगा आपने प्रमाण? क्योंकि चाहिए वो देखने के लिए वास्तव में मेरे दादाजी ने आज़ादी में सहभागिता निभाई थी कि नहीं निभाई थी। इतिहास की घटनाएं समझना। इतिहास में अतीत को शामिल किया जाता है कि अतीत की वे घटनाएं। परिभाषा समझने का प्रयास करना। इन 3 शब्दों के रूप में हम जो है इतिहास की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? अतीत की वे घटनाएं जिनका वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, जिसके साक्ष्य मौजूद हो। अतीत की वे घटनाएं जिनका वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, जिसके साक्ष्य मौजूद हो, और वही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्लियर? और ऐसे 2012 में प्रश्न पूछा गया कि इतिहास में किन किन घटकों को, किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो 3 चीजें आपके सामने, कौन कौन सी चीजें? अतीत, ठीक है ना, क्रमबद्धता और साक्ष्य। इन तीनों को मिलाकर के ही अपन क्या कहेंगे? इतिहास। इतिहास हमेशा समय के आधार पर पढ़ा जाता है, और इतिहास को समय या काल के आधार पर, इतिहास का समय या काल के आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे आगे, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। कैसे? तो इतिहास का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। देखना, इतिहास का वर्गीकरण अपन कैसे पढ़ेंगे वो भी समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। इतिहास का वर्गीकरण समय या काल के आधार पे। किस आधार पे? समय या काल के आधार पे अपन पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक बार वो भी आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। इतिहास का वर्गीकरण अपन समय या काल के आधार पे। पहला आता है आपका यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा देखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। कौन सा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल।
दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, कौन सा काल है? आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल। और ये आधुनिक या कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। इतिहास का समय या काल के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन से में? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समय या काल के आधार पे, तो किस आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया है? तो समय के आधार पर। किस आधार पर? समय या काल के आधार पर। किसके आधार पर? समय या काल के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कुल मिलाकर के 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? प्राग। और प्राग का देखना, इसमें अपन कह सकते हैं प्राग, ठीक है ना। और प्राग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन से भी प्राचीन, यानी कौन सा? प्राचीनतम। क्या हो गया इसका शाब्दिक अर्थ? प्राचीनतम। समझने का प्रयास करना कि प्राग ऐतिहासिक काल का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? प्राचीन से भी प्राचीन जो समय था वो कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। आधे का मतलब शाब्दिक अर्थ जो होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका? प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। और प्राचीन से भी प्राचीन वो क्या हो गया? प्राचीनतम। और वो कौन था? प्राग ऐतिहासिक काल। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ऐसे आप ध्यान लगा के पढ़ते जाओ, एक एक चीज आपको क्लियर करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। समझना इसके बारे में। सबसे प्राचीन काल है और कह सकते हैं कि इसी काल में क्या हुआ था? मानव की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हुई थी? इसी काल में मानव की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हुई है? मानव की, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है? तो प्राग ऐतिहासिक काल में। या इसको दूसरी मैं अगर भाषा में कहूँ तो, ठीक है ना, दूसरी भाषा में कहूँ तो मानव सभ्यता व संस्कृति का विकास जिस काल में हुआ वो काल कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास जिस काल में हुआ वो काल कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। मानव की उत्पत्ति हुई है मतलब बहुत पहले का काल है। इतिहास का पहला चरण कौन सा आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब समझने का प्रयास करना। मानव का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? मानव का यहाँ पे जन्म हुआ है। और मानव तो भाई अभी देखो छोटा बच्चा है। अरे क्या है? बिल्कुल ये छोटा बच्चा है अभी तक। और जो है छोटा जो बच्चा है ये, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता है ना, बिल्कुल एक बार तो बच्चा जो है, ये तो है ना कि बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही बोलता है कि पापा मेरे को आप जो है ना 5वीं क्लास में एडमिशन दिला दो। चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली हैं। 5वीं क्लास में क्या जन्म लेते ही बच्चे के एडमिशन करा देते हैं क्या? नहीं करवाते। बच्चे ने जन्म लिया, थोड़े महीने 6 महीने बाद में घुटनों के बल चलना सीखेगा, धीरे धीरे साल भर बाद में पैरों पे चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा। और शुरू में जब बोलेगा ना वो अपने को समझ में भी नहीं आएगा। स्कूल भेजेंगे तो कुछ दिनों तक तो कहते हैं ना कि बैठना सीख रहा है, ये बैठना सीख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ क्रमबद्धता की, कि इतिहास में क्रमबद्धता कैसे होती है। अरे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पहले वो क ख ग बोलना सीखता है लेकिन लिखना नहीं सीखता है। क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद में क ख ग बोलना सीखेगा। बच्चा कभी भी सीधा क ख ग लिखना नहीं सीखता। इतिहास उठा करके देख लेना, पहले बोलता ही है और धीरे धीरे लिखने का प्रयास करेगा। तो पहली बार जब बच्चा क ख ग लिखेगा ना तो अपने को कैसे कबूतर उसका लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। समझना कैसे? क्योंकि मानव का विकास हुआ, इसीलिए इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते हैं? लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। वो लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब कि इस काल में किसी प्रकार की कोई लिपि भी नहीं मिलती है, कोई लिपि भी नहीं मिलती है। तो फिर क्या मिलते हैं? तो इस काल में केवल और केवल क्या मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य ही अपने को मिलेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य केवल मिलते हैं, ना लिखित साक्ष्य मिले। अरे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा बेचारा अभी लिखना जानता ही नहीं है। मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसे लिखना ही नहीं आता, तो लिखित साक्ष्य कैसे मिल जाएंगे अपने को? जब लिखा ही नहीं तो लिपि कैसे मिल जाएगी?
लिखेंगे तभी तो लिखावट का तरीका मिलेगा ना कि कौन सी लिपि में हम लोग या फिर मानव ने लिखा था। क्लियर? तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति हुई, कोई किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कोई लिपि नहीं मिलती, केवल और केवल जो है पुरातात्विक यहाँ पे साक्ष्य अपने को मिलते हैं। अगला देखो, आदि ऐतिहासिक काल। अब देखो इस काल से हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। कौन से चरण की ओर? प्राचीन या कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की ओर। किस ओर बढ़ रहे हैं अपने? आद्य ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ रहे हैं। किस ओर बढ़ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा आप ध्यान रखना भाई। यहां पे देखना कैसे कि यहाँ पे अपने को लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं। कौन से साक्ष्य? लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले ना उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। वो कैसे हैं? अपठनीय हैं। अरे कैसे हैं? अपठनीय, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। मैंने कहा ना कि बच्चा बड़ा हुआ है, और देखो बच्चा जब बड़ा हुआ है ना, तो मैंने ये आपसे पहले कहा कि बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा अभी स्कूल जाने लगा है। ठीक है ना, और बच्चा स्कूल जाने लगा, और स्कूल जब जाने लगा है तो बच्चे ने अभी क ख गणा सीखा है। क्या सीखा है? बच्चे ने अभी केवल और केवल क ख गणा सीखा है। बोलना सीखा है, लिखना नहीं सीखा। बच्चा स्कूल में जाता तो केवल, अभी देखो बच्चा बड़ा हो गया, पहली क्लास में यहाँ पे चला गया, लिखना सीखा है, बोलना नहीं, सॉरी बोलना सीखा है, लिखना नहीं सीखा। इसलिए लिखित साक्ष्य तो अपने को मिलते हैं। बच्चे ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार जो लिखा ना वो समझ में नहीं आया। मानव का एक तरह से विकास क्रम भी हम मान सकते हैं इसको। क्लियर? लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कैसे हैं? अपठनीय। क्यों अपठनीय? तो समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ की जो अपने को लिपि मिलती है, क्या मिलती है? लिपि जो मिलती है ना, और लिपि कौन सी है यहाँ पर? तो ध्यान देना, भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। अरे भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हो गया कि चित्रों के माध्यम से अपने जो है ना भाव प्रकट करना। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। अरे आपने व्हाट्सएप के ऊपर देखा होगा, ऐसे 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 आप चित्र भेजते हो। अरे ऐसे ऐसे चित्र आप भेजते नहीं, अपने किसी चाहने वाले को आपने ऐसे चित्र भेजा, सामने वाला आपकी फीलिंग को समझ गया। फीलिंग का मतलब है कि मन के भाव किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से प्रकट करना। और ऐसी लिपि क्या कहलाती है? भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती है। यहाँ पे केवल अक्षर नहीं मिलते हैं, इस लिपि में क्या मिलते हैं? चित्राक्षर। अरे क्या मिलते हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर केवल और केवल क्या मिलते हैं? चित्राक्षर मिलते हैं। अरे क्या मिलते हैं? चित्राक्षर। इन चित्राक्षरों की संख्या मानी जाती है इस लिपि में 250 से 450। अरे कितनी मानी जाती है? 250 से 450 चित्राक्षर मिले हैं। अब अक्षरों को कैसे आप व्हाट्सएप पे सुबह सुबह भेजते हो, चाय का कप भेजते हो, सामने वाला भेजता है ओके पी ली मैंने, आपको सामने से भेजेगा हर तो वाला यहाँ पे लिया हुआ एक चित्र कार्टून, दूसरा भेजेगा। आप फिर मुंह पे वो क्या देते हो ऐसे, वो चुम्मा चाटी वाली चीजें वो भेजोगे, घर वाले देखेंगे उनको तो चीजें समझ में नहीं आएंगे। जिसको आपने अपने भाव भेजे मन के, वो सामने वाला जरूर समझ जाएगा। यही लिपि है, वो एक तरह से समझने के लिए मान सकते हैं अपन। बड़े खतरनाक लोग थे यार पहले वाले, एडवांस तकनीक थी इनकी, एक सांख्यिकी भाषा मान सकते हैं इसको। क्लियर? वो सांख्यिकी भाषा जो है ना, उसी को क्या कहेंगे? भाव चित्रात्मक लिपि। इसी लिपि को अपने को यहाँ पर कई नाम मिलते हैं इसी लिपि के, जैसे कि कौन कौन सा नाम देखना। एक तो इसका मैंने बताया ना कौन सा नाम इसका, कहते हैं कि भाव चित्रात्मक। दूसरा इसको देखना गोमूत्र लिपि। अरे कौन सी है? गोमूत्र लिपि, ठीक है ना। और गोमूत्र लिपि के अलावा पुस्तोफेदन, पुस्तोफेदन कौन सा है? पुस्तोफेदन, है ना। दूसरा ये लिपि जो है ना, बिल्कुल ये स्रब की आकृति की लिपि, ऐसी लिपि। और ये लिपि जो है ना, बिल्कुल देखो दाएं ओर से, मतलब मैं कह सकता हूं कि दाहिने छोर से ये जो है ये बाईनी छोर तक, यानी यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, यहां से लिख करके यहां तक इसको लिखते हैं दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं लिखते हैं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं।
दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस लिपि को लिखा जाता है। और ये लिपि कैसी है? सर्पिलाकार लिपि है। कैसी है? ऐसी सर्पिलाकार आकृति में लिखी जाती है। इसीलिए इस लिपि का अपने को जो है ना दूसरा नाम क्या मिलता है? तो दूसरा नाम अपने को मिलता है कौन सा? सर्पिलाकार। कौन सा कार है? सर्पिलाकार। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, कौन सा कार है? सर्पिलाकार। क्लियर? पढ़ा नहीं गया अभी तक। और अब बात करें कि इस काल की या फिर इस समय की आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं, उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं अपने सिंधु सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता इसी काल का एक उदाहरण मानी जाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक, जो कि हमें आगे पढ़ने को मिलने वाली है। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल के बारे में ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। ऐतिहासिक काल में तो बिल्कुल आपको जो है ना लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। और लिखित साक्ष्य के अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? लिखित साक्ष्य मिलते हैं। और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं ना, वो कैसे हैं भाई? पठनीय हैं। कैसे हैं? पठनीय हैं। इसके अलावा यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। कौन से? पुरातात्विक के अलावा यहाँ पर आपको जो है ना ये लिपि मिलती है। लिपि को पढ़ लिया गया है, पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज हम जो भी लिखते हैं उसे पढ़ना संभव है भैया, पहले वाले जैसे नहीं है, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करना कि प्राग ऐतिहासिक काल समय या काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग: प्राग ऐतिहासिक काल, जो है आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का शाब्दिक अर्थ है प्राचीनतम। प्राचीन से भी प्राचीनतम जो है वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। वह काल जिस काल में मानव सभ्यता व मानव संस्कृति का विकास हुआ, और वह काल क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव की उत्पत्ति, दूसरी बात यहाँ पर किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, लिपि जो है ना वो मौजूद नहीं है। दूसरा, यहाँ पर केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक। इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कैसे हैं? अपठनीय। अरे कैसे हैं? अपठनीय। इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, आज तक नहीं पढ़ा गया। हालांकि पढ़ने का बहुत बार इसको प्रयास कर लिया गया, और इस लिपि को पहली बार पढ़ने का प्रयास किया गया था वेल्डेन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? वेल्डेन महोदय के द्वारा सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था वेल्डेन महोदय ने, लेकिन ये भी असफल रहे थे। याद रहेगा। लिपि भाव चित्रात्मक, चित्राक्षर होते हैं इसमें, अक्षर नहीं होते हैं। 250 से 450 तक चित्राक्षर मिलते हैं इसमें, और सर्वाधिक चित्राक्षर जो है ना मोहरों के ऊपर मिले हैं, वो आगे बातें करेंगे। इसी लिपि को गोमूत्र लिपि, क्योंकि देखो गाय जब चलती है तो पीछे गाय जो है अपने गोदती हुई चलती है, पीछे कहते पेशाब करती हुई गाय जो आगे जाती है ना, तो पीछे बिल्कुल ऐसी आकृति बनाती हुई गाय आगे जाती है, इसीलिए क्या नाम दे दिया? गोमूत्र लिपि, ठीक है। और इसी को पुस्तोपेदन या सर्पिलाकार आकृति होने के कारण सर्पिलाकार लिपि, और यह लिपि जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, आकृति ऐसी होगी। ऐतिहासिक काल आता है, आधुनिक काल बोल सकते हैं, ठीक है ना। आधुनिक इतिहास बोल सकते हैं। लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, लिपि भी मिलती है, और यहाँ पे जो है ना पुरातात्विक साक्ष्य सभी में, तीनों में मिलेंगे। ये तो हो गया अपना इतिहास का वर्गीकरण, कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री 3 भागों में बांट दिया हमने। अब आगे बात करेंगे इसकी, किसकी बात करेंगे आगे? प्राग ऐतिहासिक काल को आगे हम डिवाइड करेंगे, और कैसे कैसे डिवाइड करते हैं वो देखना आप। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें ये यहाँ पर समस्या आ रही है, यहाँ पे कोई डाउट है, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। आगे की घटनाएं अपन देखते हैं, देखना, ठीक है ना। और आगे की अपन घटनाएं क्या देखते हैं, आप प्रयास करना। प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। और प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना, इसी में एक काल दूसरा अपन पढ़ेंगे, और वो दूसरा काल जो होगा ना वो कौन सा होगा वो भी आप लोग देखना भाई।
ठीक है, कि प्राग ऐतिहासिक काल में ही एक काल अपना आता है पाषाण काल, इसी का भाग है। कौन सा काल है? पाषाण काल। अरे कौन सा काल है? पाषाण काल। समझ रहे हो ना, कौन सा काल है? पाषाण काल। और पाषाण काल क्या होता है, तो इसको समझने का प्रयास करना। पत्रों का युग। अरे किसका युग है? पत्रों का युग। पत्रों का युग, या कह सकते हैं पत्रों का काल। ठीक है ना, किसका काल है? पत्रों का काल है। ये थोड़ा आप समझने का प्रयास करना इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पत्रों का काल कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं अभी, कि पत्रों का काल है ना, पत्रों का ठीक है, पत्रों का युग, पाषाण काल। क्योंकि इस काल में जो है ना, पत्थर के औजार, पत्थर के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, ये सारे पत्थर के मर्द भांड, सारी चीजें पत्थर की हुआ करती थी। ऐसा काल, ऐसा समय जिस समय में हर औजार, हर बर्तन, प्रत्येक वस्तु पत्थर से निर्मित हुई, और वो काल क्या कहलाया? पाषाण काल। क्या कहलाया? पाषाण काल। अरे मैं कह दूं कि 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी अब चल रही है, क्या 2001 में आज 2022 में कोई फर्क नहीं है क्या? पहले क्या सड़कों पे इतनी गाड़ियां, इतने वाहन चलते थे क्या? नहीं ना। कि आज आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, क्या पहले था क्या? 2002 में, 2007 में था क्या आपके पास? नहीं था ना। अरे नहीं था ना। विंडोज 7 में काम करते थे, और आज आप भी जानते हो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो 21वीं शताब्दी का पहला दौर अपन मान सकते हैं, एक 21वीं शताब्दी का आज मध्य दौर मान सकते हैं। ये अंतिम चरण जो आएगा उसमें और भी आधुनिक चीजें हो जाएंगी। ये इसी प्रकार समझो कि प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे प्राचीनतम जो हिस्सा, सबसे प्राचीन वाला, सबसे पहले वाला जो भाग था ना, वो कौन सा था? पाषाण काल था। और इसी काल में मानव की उत्पत्ति हुई। अब पाषाण काल को भी पत्थर के औजारों के आकार के आधार के ऊपर अपन जो है ना 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, पत्थर के औजारों के आधार पर। ठीक है ना, समझना किस आधार के ऊपर बांटेंगे? तो पत्थर के औजारों के आधार पर इस काल को भी जो है ना 3 भागों में बांट सकते हैं। देखना पहला कौन सा आपका? पहला आपका आएगा पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका आने वाला है मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। और तीसरा आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। क्लियर? प्राग ऐतिहासिक काल का ही भाग है पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब पत्थरों का युग, और पाषाण काल को पत्थर के औजारों के आकार के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा का मतलब समझ गए ना, प्राचीनतम। और इसी पाषाण काल का मध्य वाला जो हिस्सा है, जैसे मान सकते हैं मध्य वाला कौन सा? अब 2020 चल रही है, कह सकते हैं कि 25-30 वाला जो हिस्सा आएगा ना, ये 21वीं शताब्दी का मध्य भाग आएगा। इसी प्रकार इसी पाषाण काल का मध्य भाग कौन सा? मध्य पाषाण। और नवपाषाण, नवपाषाण का मतलब अब धीरे धीरे अपन जो है ना अगले आदि ऐतिहासिक की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक की तरफ। क्लियर? याद रहेगा, समझना। पूरा पाषाण काल में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। और क्या समझा रहा हूं आप एक बार वो चीजें देखना। पहली बात कौन सी? इसमें एक तो मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति। और मानव की उत्पत्ति मैंने कहा ना कि प्राग ऐतिहासिक काल में, अगर ऑप्शन में प्राग ऐतिहासिक काल मिले तो भी ठीक है, पाषाण काल मिले तो भी ठीक है, पूरा पाषाण काल मिले तो भी ठीक है। अगर तीनों एक साथ ऑप्शन में आ जाते हैं ना, तो अपना सही जो आंसर होगा, तीनों अगर एक साथ ऑप्शन में आ जाए ना, तो अपना सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पूरा पाषाण काल। कौन सा होगा? पूरा पाषाण काल। ये थोड़ा बस आप ध्यान रखना। मानव की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल में कहाँ पे हुई?
तो ध्यान देना, अफ्रीका महाद्वीप में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि मानव की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में। तो ध्यान देना भाई, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रहेगा ना, ऑस्ट्रिया के जंगलों में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के जंगलों में। क्लियर? दूसरी बात कि मानव की जब उत्पत्ति हुई तो मैंने कहा ना कि भाई तो बच्चे के रूप में था मानव, तो जब जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई तो बिल्कुल ही बच्चे के समान था कि नहीं था? बिल्कुल अबोध बालक था मानव, तो बिल्कुल ये कपड़े वगैरह कुछ नहीं थे मानव के पास में। और जब मानव की उत्पत्ति हुई तो बिल्कुल बच्चा था, मासूम सा आदमी था ये। किसका? मासूम सा आदमी था। और यहाँ पे डार्विन वाला सिद्धांत याद रखना, कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बंदरों से हुई नहीं, बंदर ही मानव बने। कौन मानव बने? बंदर ही मानव बने। कैसे? कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में जो कुछ बंदर थे वो जंगलों से बाहर निकल के आ जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने अगले पैरों को ऊपर उठा करके पीछे वाले पैरों से चलने का प्रयास करते हैं और आगे वाले पैरों से कुछ हाथों के रूप में उनका प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करने वाले बंदरों में कुछ बंदर तो वापस पुनः लौट जाते हैं जंगलों में, और कुछ जो बंदर है ना वो सफल हो जाते हैं ऐसा काम करने में। धीरे धीरे ऐसे जो बंदर थे वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़े होने लगे और जंगलों से बाहर आ गए। समस्या है खाने पीने की, इस काल की बात कर रहा हूं, खाने पीने की समस्या है। अब मानव बिल्कुल अलग तरह का मानव था। उस जमाने में तो कपड़े नहीं थे क्योंकि बंदर का एक रूप था, कह सकते बंदर ही थे, आधुनिक बंदर कह सकते हैं। अरे आज भी कहते हैं कोई लखने का काम नहीं करता घर में, तो कहते हो बांदरा चुप रह तू, वो बंदर बैठ जा, क्यों कर रहा है बंदर के जैसे, शर्म नहीं आती तेरे को लंगूर। इस शब्द का प्रयोग मानव के लिए इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले वाले जो गुण थे मानव में, आज भी आप वही गुण दिखा रहे हो जो कि समाज के अनुकूल नहीं है। आज अपना समाज अलग, एक अलग व्यवस्था में डल गया है। वो चीजें देखना, मानव को खाने पीने की आवश्यकता पड़ी, अब बेचारा जंगल में क्या खाए। मानव किसी पशु का जो है बिल्कुल पशु को पकड़ के उसका शिकार करता, उसको चीर फाड़ करके हाथों से उसका खाने के रूप में कच्चा मांस उसका खाता था, बड़ी मुश्किल से पशु को पकड़ता। मानव को एक दिन क्या हुआ, कोई हिरण वगैरह भाग रहा था, मानव बेचारा उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है खतरनाक वाले तरीके से। मानव का एक पत्थर हाथ लगा नुकीलादार, मानव ने खींच के एक मार डाला, हिरण ढेर। सोच रहे यार तगड़ा काम कर गया, ये क्या चीज है भाई, ये बहुत तगड़ा कोई यंत्र हाथ लग गया है मेरे आज कि इसको फेंक के मारा, ये ढेर और मेरा शिकार, मेरा भोजन का काम बड़ा आसान हो गया, दौड़ नहीं लगानी पड़ी यार, इसको साथ ही रखूंगा मैं। अब जेब तो था नहीं मानव के पास, हाथ में रख के घूम रहा है बेचारा, लंबे बाल, बिल्कुल दाढ़ी और गर्दन बिल्कुल शरीर से चिपकी हुई गर्दन, यूं बिल्कुल झुका हुआ मानव यूं था, बिल्कुल भयावह स्थिति में कह सकते हैं, दयनीय स्थिति में था मानव। मानव ने दूसरे हिरण को पकड़ने के लिए एक बार क्या करा कि पत्थर फेंक रहा था शिकार करने के लिए, जैसे पत्थर फेंका हिरण तो आगे निकल गया और वो पत्थर जो है किसी पहाड़ी के ऊपर दूसरे पत्थर पर जाके टकराया और चिंगारियां उठी। मानव कहते बाप रे ये क्या बला है, पहली बार अग्नि देखी मानव ने, चिंगारियां उठी, मानव भयभीत हो जाता है कि बाप ये क्या चीज है, पहली बार देखी मैंने चीजें ऐसी खतरनाक चीज। और इसी काल में इस प्रकार मानव जो है ना अग्नि से परिचित होता है। किससे परिचित होता है? अग्नि से परिचित हुआ। परिचित होना, अग्नि का प्रयोग करना, दोनों अपने आप में अलग चीजें हैं। मानव की स्थिति इस काल में भयावह थी। मानव इस समय में अकेला रहता था, समूह में निवास नहीं करता था, क्योंकि मानव दूसरे मानव को देख करके भयभीत हो जाया करता था। जैसे ही मानव को दूसरा मानव दिखाई दिया, बाप रे क्या से आ गया, खतरनाक आदमी है यार, सामने वाला नंगा पंगा घूम रहा, कौन है भाई तू। अब शीशा था नहीं, खुद को देख ले तो बेचारा खुद से ही वो डर जाता अगर देख पाता तो। भयावह स्थिति थी, स्थायी बसावट नहीं थी मानव की। पूरा पाषाण काल में स्थायी निवास नहीं था, समूह में निवास नहीं करते थे। मानव को देख करके दूसरा मानव भयभीत हो जाया करता था। खतरनाक वाली स्थिति थी भाई साहब उस समय। मानव ने हिरण के शिकार के लिए धीरे धीरे मानव को लगा कि यार ये वाला पत्थर नुकीला है, इसलिए हम शिकार कर पा रहे हैं।
तो मानव ने एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर से कुल्हाड़ी को रूप दिया, और इसी काल में मानव ने एक कुल्हाड़ी का आविष्कार किया जिसे कहा जाता है हस्तकुटार। और यही जो है ना प्रश्न बनता है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी या पत्थर की कुल्हाड़ी या हस्तकुठार। क्या था भाई, हस्तकुटार या कह सकते हैं पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी। तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना, पत्थर की कुल्हाड़ी। तो मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ क्या क्या चीजें आपके लिए हैं, ठीक है ना। पहली, ठीक है ना, और पहले क्या थी देखना, पत्थर की कुल्हाड़ी है ना, पत्थर की कुल्हाड़ी। हस्तकुटार भी कह सकते हैं। मानव इस समय में कैसा था भाई, ये समूह में निवास नहीं करता था, मानव समूह में निवास करता था क्या, नहीं करता था, आज भी नहीं कर रहे हैं। मानव जो है ना बिल्कुल अलग थलग रहने लगे, मोबाइल की दुनिया में खोने लग गए हैं, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। बेटे को माँ से मतलब नहीं, माँ को बेटे से नहीं, बाप से मतलब नहीं, ऐसी दुनिया हो गई हमारी, ऐसा हमारा समाज हो गया आज का। खतरनाक वाली ये वाली स्थिति पुनः लौट रही है भैया। कपड़े तो खैर वैसे भी आधे होने लगे हैं, तो चीज़ें वही हैं। दूसरा, मानव इस काल में अग्नि से परिचित हुआ। किससे परिचित हुआ, अग्नि से। तो अग्नि से क्या होता है, मानव परिचित होता है। क्या होता है, अग्नि से परिचित। दूसरा, मानव इस काल में यायावार स्थिति में था, कह सकते हैं कि गुम्मकड़ था। कैसा था, गुम्मकड़, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब स्थायी निवास मानव का नहीं था, ठीक है ना। तो देखना, मानव का जन्म का इसी काल में, पुरापाषाण काल में, अफ्रीका महाद्वीप में। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछ लिया गया, बहुत बार पूछा गया। एक अग्नि से परिचित वाला ये भी जो है ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। समूह में निवास नहीं करता है, और इसने पत्थर की कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। तो पत्थर की कुल्हाड़ी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कौन सा, हस्तकुटार। अरे क्या था भाई, हस्तकुटार। कि मानव ने पहली बार कौन से औजार का प्रयोग किया था, हस्तकुटार का। कौन से का, हस्तकुटार का। ये थोड़ा ध्यान देना, क्लियर। हस्तकुटार हो गया। दूसरा, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल, देखो मानव का विकास हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। अभी बच्चा का जन्म हुआ, बच्चे घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे बच्चा पैरों पे चलने लग गया। हमने अब क्या किया, बच्चे को स्कूल भेजा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका बौद्धिक और शारीरिक दोनों क्या हो जाएंगे, विकास हो जाएंगे। उसकी बोलने की, समझने की क्षमताओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसा ही हमारा मानना था उस जमाने में। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, और मध्य पाषाण काल की बात क्या करेंगे वो समझने का प्रयास आप लोग करना है यहाँ पे। कैसे, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल के बारे में यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो समझने का प्रयास करना। पहली बात कौन सी, कि मानव जो है ना इस समूह में निवास प्रारंभ कर देता है। 5-7 मानव जो है ना ये एक साथ मिलकर के और रहना प्रारंभ कर देते हैं। 5-7 जो मानव है समूह में एक साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो मानव ने समूह में निवास करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बात, स्थिति अभी भी यायावार थी। मानव अभी भी क्या था भाई, यायावार का मतलब होता है घुमक्कड़, यानी स्थायी निवास अभी भी नहीं था। कौन सा निवास नहीं था, स्थायी बसावट नहीं थी मानव की। अरे बेचारे का घर बार नहीं था यार, महिला पुरुष सब ऐसे नंगे पंगे घूम रहे थे। कौन किसकी वाइफ है, कौन किसकी घरवाली, किसी को पता ही नहीं है। कौन किसको लेके जा रहा है, कौन किसको लेके घूम रहा है, बच्चों का पता नहीं है। ये बेचारा दयनीय हालत में था, अभी भयावह स्थिति थी मानव की, यायावार घुमक्कड़ स्थिति में, स्थायी बसावट नहीं है, बस केवल समूह में निवास करना प्रारंभ कर दिया। और मानव ने इसी काल में अपना एक पालतू पशु बनाया, और जो पालतू इसका पहला जो पशु होता है वो कौन था, कुत्ता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, कुत्ता। क्या हो जाएगा, कुत्ता। कौन से काल में बनाया, मध्य पाषाण काल में।
कुत्ते को साथ रखने लग गया भाई, पालतू है। आज भी लोग कुत्ते को लेके घूम रहे हैं, देखो लौट रहे हैं नहीं लौट रहे हैं इतिहास की ओर। इसीलिए कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। लोग माँ बाप को चाहे वृद्धाश्रम में रख देंगे, लेकिन कुत्ते को सुबह से टर टर करते करते घुमाएंगे, टट्टी कराने के लिए लेके जाते हैं, बेवकूफ़ बावड़ी बूझ कहेंगे। और इधर माँ बाप बेचारे उनके जो है ना अनाथ आश्रम में घूम रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि कुत्ते को सुबह सुबह टट्टी कराने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन माता पिता को एक चाय का कप तक नहीं पकड़ाएंगे वो लोग। बावड़ी बूझ साले, बेवकूफ़ कहीं के, समझ नहीं पाते चीज़ों को। उनकी देख रेख हो नहीं पाती है, जबकि कुत्ते का बड़ा ख्याल रखेंगे, सुसु कराने के लिए पकड़ के ले जाएंगे। आज भी मानव की मुझे लगता है कि ये वाली बिल्कुल भयावह स्थिति मुझे आज लगती है। मानव आज भी कहाँ समूह में निवास कर पा रहा है। धीरे धीरे अतीत की ओर अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, उल्टा आगे बढ़ रहे हैं, अतीत की ओर बढ़ रहे हैं अपन। खैर यहाँ पे अपने को बातें करनी है, ठीक है ना। और ये जो मध्य पाषाण काल था, इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का या भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन चरण। कैसे? क्योंकि देखो मानव का आगे नवपाषाण काल में पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे मानव का अचानक से दिमाग इतना ज्यादा विकसित कैसे हो गया कि एक तो मानव को कपड़े पहनने का सतुना नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल अकेला घूम रहा है और पत्थर फेंक फेंक के हिरण को पकड़ के जानवरों को कच्चा मांस खा रहा है। आगे बेचारा नवपाषाण काल में तो खेती करेगा, नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में स्थायी निवास कर लेगा, अपना अपना परिवार बसा लेगा, अनाज उत्पादन करेगा और अनाज को घर तक लाने के लिए, उत्पादित अनाज को घर तक लाने के लिए पहिए का आविष्कार करेगा और बैलगाड़ी का आविष्कार करके घर तक लाएगा। कितना समझदार हो गया था मानव। पहली बार मानव ने जौ की खेती की थी और खाने में सबसे पहले चावल का प्रयोग किया था। ठीक है, अब नवपाषाण काल की बात अपन कर रहे थे, वही बात करेंगे, है ना। इस काल में मानव देखो स्थायी निवास, पहली बात कौन सी करनी है? मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ किया। समूह में तो निवास पहले ही हो गया था, और स्थायी निवास के लिए जगह कौन सी चुनी है? नदियों के पास वाला क्षेत्र, नदियों के पास वाला क्षेत्र, ताकि नदियों का एक तो यातायात के रूप में प्रयोग में लिया जा सके, दूसरा पेयजल के रूप में, तीसरा कृषि कार्यों में। अब मानव उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है, उपभोक्ता उत्पादक दोनों बनेगा। मानव अनाज खाएगा भी, अनाज का उत्पादन भी करेगा। पहले यहां तक केवल मानव क्या था? केवल और केवल उपभोक्ता था। वो जानवरों का, पशुओं का शिकार करके उनका उपभोग कर रहा था। अब ये कृषि करेगा। क्या करेगा मानव? कृषि करेगा। क्या करेगा? कृषि करेगा। और पहली बार मानव द्वारा कौन सी फसल की गई? तो ये वाला थोड़ा आप ध्यान रखना। पहली बार मानव द्वारा जो फसल की गई थी ना, वो कौन सी थी? जौ। कौन सी फसल है? जौ। और खाने में मानव ने खाद्यान्न में किसका सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, चावल का। अरे किसका भाई? चावल का। पहली बार मानव ने खाद्यान्न में किसका प्रयोग किया? चावल का। मानव द्वारा उत्पादित प्रथम फसल जौ। उत्पादन तो कर लिया, पर इसको पता नहीं चला कि यार खाने के रूप में काम में आएगी क्या, तो खाया नहीं जब तक कि चावल का उत्पादन नहीं हुआ। क्लियर? मानव अब हिरण को पकड़ कर, देखिए ना, मानव अब अग्नि का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? अग्नि का प्रयोग, है ना, अग्नि का प्रयोग कर रहा है। हालांकि अग्नि से परिचित तो कब हो गया था? ये हो गया था पूरा पाषाण काल। मैंने कहा ना कि चिंगारी उठी और लगा कि बाप रे क्या हो रहा है, ये भयभीत हो गया। पहली बार अग्नि को देखा इसने। अग्नि किसी महिला का नाम नहीं, अग्नि चिंगारी जो उठती है, आग। यहाँ पे आग जलाई और आग को खाना पकाने के रूप में काम में लिया। मानव कितना ज्यादा समझदार हो गया यार, कि यहाँ से सीधा और यहाँ से सीधा आकर के यहाँ सीधा इतना खतरनाक रूप से समझदार हो गया। इसीलिए इस काल को भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन चरण। संक्रमणकालीन चरण कौन से को कहते हैं? तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल को। कौन से काल को? मध्य पाषाण काल को। ठीक है ना। और मानव ने जब खेती की तो मानव को कहीं ना कहीं यह भी एहसास हुआ कि फसल जो उत्पादित हो गई उसको घर तक कैसे लाया जाए। अब 4-5 मानव बैठे थे, बढ़िया हुक्का हुक्का लगा कर चलम लगा रहे हैं, आग के पास बढ़िया तप रहे हैं, ताव सेक रहे हैं। एक डोकरा बोला, रे भाइयों उपाय तो मेरे पास है। काका बताना क्या उपाय है?
ना बेटा चलम भर के ला, पहले पान लगा के दे, बिना पान लगाए नहीं बताऊंगा। आइडिया तगड़ा है मेरे पास। अपने वाले डोगरे हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं भाई। किसान लोग थे, दिमाग लगाते हो, जो भी किसानों का है। तो उस व्यक्ति ने, उस मानव ने क्या कहा कि हम ऐसा एक औजार बनाते हैं कि जिसके माध्यम से हम उस अनाज को घर तक लाएं। और वो औजार क्या था? पत्थर का पहिया। क्या था? पत्थर का पहिया।